हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर बीएसएनएल टीटीए जेटीयू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक उसमें पोर्शन है सिलेबस में बेसिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स का। उसमें एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स का, जो कि आप समझ लें कि ईडीसी का बेसिक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पर बात करें उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। आप ध्यान रखिए कि कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इक्विपमेंट है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका जो ऑपरेशन है यानी कि वो काम कैसे करेगा, वो पर्टिकुलरली डिपेंडेंट करता है जो हम उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के ऊपर, यानी कि उनके मूवमेंट के ऊपर। उसी के आधार पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे सॉलिड मटेरियल्स को। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है, आपने उसके एक स्मॉल पोर्शन को एक्सरे किया, तो आप बेसिकली पाएंगे कि कोई भी सॉलिड मटेरियल हो उसके अंदर दो टाइप की बेसिकली स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और सेकंड वन इज एमॉर्फस स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आप इसके फिगर पर ध्यान दीजिए। तो इस फिगर में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, ये एक पीरियोडिकल वे में यानी कि पीरियोडिक वे में अरेंज हैं। एक सिमेट्रिक आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। दूसरी ओर अगर एमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन फिगर की बात करें तो इसमें आपको जितने मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इनके आधार पर अगर हम कोई भी मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो जितने भी हमारे मेटल होते हैं, मेटल्स हो गए, जितने भी सेमीकंडक्टर हो गए, वो सारे क्रिस्टलाइन मटेरियल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जितने भी मोस्टली इंसुलेटर हो गए हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एटसेट्रा, वो सारे के सारे नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस मटेरियल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। चलिए, जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड मटेरियल्स का वो बेसिकली तीन होते हैं। कंडक्टर के आधार पर बांट सकते हैं, इंसुलेटर हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। कंडक्टर बेसिकली क्या है? कंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ये किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी पार्टिकल में या किसी भी मटेरियल में अगर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि हमारे चार्ज को कैरी कर सकते हैं, उसी के आधार पर उसकी कंडक्टिविटी डिसाइड होती है। तो जो कंडक्टर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी कारण इसको कंडक्टर बोलते हैं। इसका एक और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है कि कंडक्टर में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। चलिए पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडक्टर का या कंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ती जाए तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एग्जाम्पल कुछ आप मोस्टली जानते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे कंडक्टर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब सपोज कीजिए अगर मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई करता हूँ कंडक्टर पर, तो बेसिकली होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, वो एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। और जब वो एक्सेलरेटेड होंगे तो यानी कि जब वो एक्सेलरेटेड होंगे तो उनके अंदर वेलोसिटी भी उनकी इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी उनकी इंक्रीज होगी तो वो इनडेफिनेट टाइम तक इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ साथ इनफाइनाइटली बढ़ती जाएगी। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो मोशन है वो रैंडम होता है, तो वो आपस में कोलाइड करेंगे।
यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे। जब वे टकराएंगे तो अपनी एनर्जी भी लॉस करेंगे। तो एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी जिसको हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, कि जहां पर हमें फाइनाइट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलती है। फाइनाइट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको वीडी से डिनोट करते हैं। और ये वीडी जो है हमारी, वो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वीडी की यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वीडी इज इक्वल टू म्यू ई। म्यू अब मेरा क्या है, म्यू इज नथिंग बट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अक्सर ये क्वेश्चन कई बार अराइज हो जाता है कि म्यू यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसकी यूनिट क्या है। तो बेसिकली आपको अगर फॉर्मूला पता है, क्योंकि पीछे से हमने क्या किया कि वीडी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो मेरी म्यू ई थी। अब हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, इसका यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू म्यू। ई क्या होता है आपका, ई होता है आपका वोल्ट पर मीटर। तो अगर मैं आपकी म्यू की बात करूं यहाँ से, तो म्यू क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इनटू सेकंड। ऐसे आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बेसिकली आप याद ही रखें इसको, या फिर ऐसे भी आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी एक हमारी टर्म इंट्रोड्यूस होती है, वो है करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मेरी क्या होती है, एन क्यू बी डी। एन जहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है पर मीट्रिक क्यूब, यानी कि एक मीट्रिक क्यूब में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैं एन बोलूंगा। वीडी आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है हम सब जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कोलम्ब। तो अगर ये इक्वेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। अब हमने पीछे से ड्राइव किया था कि जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मेरे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, यानी कि वी डी इज इक्वल टू म्यू फाइंड किया था। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ वी डी की, तो मुझे क्या मिलेगा, J इज इक्वल टू एन क्यू म्यू ई। अब एक और टर्म मेरी डिवाइस होती है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी कि इस पूरी टर्म की जगह पर मैंने सिग्मा को इंट्रोड्यूस किया। अब सिग्मा क्या है मेरा, सिग्मा नथिंग बट कंडक्टिविटी है मेरी, सिग्मा से डिनोट करता हूँ, वो क्या है, एन क्यू म्यू। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स चल रहे हैं जिनको आपको याद करना चाहिए। इसके अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो वो है ओम मीटर का इनवर्स, ओम मीटर का इनवर्स, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर। ये भी आप याद रखें, दोनों ही याद रखें आप। अब एक और चीज इसमें ध्यान रखने की है कि किसी भी गुड कंडक्टर के लिए एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब जो है वो वेरी लार्ज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा उनका मोशन होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कुछ इक्वेशंस जो हमने इसमें डराइव की हैं या उनको आप याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे हिसाब से एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आराम से बन जाते हैं। दूसरी अगर बात करें हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर क्या है, दूसरी जो कैटेगरी है हमारी इंसुलेटर का आप मोस्टली जानते ही हैं कि अगर सपोज कीजिए कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होगी या ना के बराबर होगी तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही हाई होगी।
और रेजिस्टिविटी इसीलिए इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसका पीछे रीज़न क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे कंडक्टर में ज़्यादा थे इसमें नहीं होते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे ग्लास हो गई, रबर हो गई, क्वार्ट्ज हो गया, ये सभी के सभी हमारे इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये सब बातें समझ लेनी चाहिए। अगली टर्म हम देखते हैं क्या है। अगली जो कैटेगरी है, अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फर्दर ईडीसी को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेमीकंडक्टर बेसिकली है क्या? सेमीकंडक्टर नथिंग, लेकिन बट इसमें आप ये टर्म समझिए कि कंडक्टर में हमने देखा कि इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलेटर में हमने देखा कि इनकी कंडक्टिविटी नल होती है क्योंकि रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके बीच की एक टर्म है सेमीकंडक्टर, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ना ही तो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, ना ही बहुत बुरे इंसुलेटर हैं, उनके बीच की एक टर्म है सेमीकंडक्टर। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि इसमें जैसे आपने कंडक्टर में एक टर्म पढ़ी थी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव था, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का तो उसकी रेजिस्टिविटी घटती जाती है, या रेजिस्टिविटी घटने का मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कुछ जो मेरे मोस्टली यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेरे सेमीकंडक्टर के टाइप हैं। और भी काफ़ी टाइप हैं, जब सेमीकंडक्टर को हम डीपली पढ़ेंगे तब आपको सारी टर्म्स बताएंगे कि सेमीकंडक्टर और कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो एक क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने का है कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10⁵ से लेकर 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर मीटर होती है। आई थिंक अब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं उसमें हम फर्दर पढ़ेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ब्रीफली मैंने आपको यहाँ पर बता दें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल या सॉलिड मटेरियल्स क्या हो सकता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और हमें बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उन वीडियोस को जल्द से जल्द ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।